आई कम इन सर? थैंक यू सर। अपने बारे में कुछ बताइए। सर मेरा नाम रमन है। मैंने अपनी 10वीं 12वीं की परीक्षा अपने गांव से ही पास की और ग्रेजुएशन मैंने इतिहास विषय में किया है अपने गांव के ही कॉलेज से, केपीएस कॉलेज। और मेरी जो रुचियां हैं वो क्रिकेट खेलने, देखने और पॉडकास्ट सुनने में है। ग्रेजुएशन आपने कब कंप्लीट किया? सर मैंने 2012 में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। उसके बाद? उसके बाद से मैंने मास्टर्स भी किया है हिंदी लिटरेचर में। और ग्रेजुएशन करने के बाद मैं थोड़ा पढ़ाई से थोड़ा ध्यान मेरा भटक गया था। उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे ट्रैक पे आया और फिर मैंने सिविल सेवा की तैयारी शुरू की। तो चूँकि सिविल सेवा में मेरा ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर था तो मैंने मास्टर्स फिर हिंदी लिटरेचर से ही किया। कब से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं? प्रिपरेशन मैंने सर 2016 से शुरू किया था सीरियस तरीके से। वैसे दिमाग में पहले से भी था पर 2016 से मैं अच्छे से लग गया था। रमन, आपको ऐसा नहीं लगता कि ग्रेजुएशन के बाद कुछ ज़्यादा समय आपने इस तरफ दे दिया? मुझे लगता है सर, और इस चीज़ का कभी कभी अफसोस भी होता है। फिर मैं जब बिगर पर्सपेक्टिव में सोचता हूँ कि अगर मैं सिविल सेवा में चला जाऊँगा तो शायद वर्थ इट है ये वेट। ऐसा आपको लगता है कि सिलेक्शन होने के बाद? हाँ, वो मुझे ऐसा लगता है कि वो वर्थ इट होगा, क्योंकि सिविल सेवा में जाने के बाद जो जिस तरह की अपॉर्चुनिटी होगी मेरे पास और जितनी जिम्मेदारियां होंगी तो उसके लिए मुझे लगता है कि ये वेट क्या इतना अट्रैक्टिव है गवर्नमेंट जॉब में जो आप जैसे यूथ को इस तरफ अट्रैक्ट करता है? मुझे लगता है सर कि एक तो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस वाइडर स्केल पे मिलता है आपको वो सिविल सेवा में बहुत ज़्यादा है। और सब नौकरियों में आपके पास उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है जितनी सिविल सर्विसेज में है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। और दूसरा सर ये है कि हमारे समाज में जहाँ मैं रहता हूँ तो वहाँ पे सोशल प्रेस्टीज भी इस सिविल सर्विसेज का काफ़ी ज़्यादा है। और ह्यूमन नीड होती है एक सेल्फ स्टीम की, तो आप थोड़ा उससे ही प्रभावित होते हैं, सोशल प्रेस्टीज से भी। बट निश्चित रूप से वो दूसरा कारण है। पहला कारण तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस पे वाइडर स्केल पे आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो ऐसा लगता है कि आप समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं आपके अंदर? मुझे लगता है सर कि एक जो मेरे अंदर है कि मैं जो आम जन की समस्याएं हैं उसके प्रति सेंसिटिव हूँ, क्योंकि मैं ग्रामीण क्षेत्र में रहा हूँ तो उन समस्याओं को समझता हूँ कि एक जो सबसे जो निचला तबका है उसकी समस्याएं क्या है। और दूसरा ये है कि मैं सतत मेहनत कर सकता हूँ उस चीज़ को लेकर। जो आपके दो सब्जेक्ट्स के चॉइसेस हैं, इनका क्या रोल होगा सिविल सर्विसेज में? मैं सब्जेक्ट्स की चॉइसेस का से हिस्ट्री एंड हिंदी। जी, हिस्ट्री तो मेरा ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है सर। तो आप हिस्ट्री जब समझते हैं तो समाज में जो भी समस्याएं हैं उसके कारणों को आप अच्छे से समझ पाते हैं कि ये समस्या अगर एग्जिस्ट कर रही है तो इसके पीछे क्या कारण है, क्या इसका इतिहास रहा है। और हिंदी लिटरेचर कहीं ना कहीं आपको संवेदनशील बनाती है उन समस्याओं के प्रति, तो आप गहन रूप से उन समस्याओं से जुड़ पाते हैं और उसके समाधान की कोशिश निकालते हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री में मुझे ऐसा कोई एग्जाम्पल आप बताइए जो प्रॉब्लम उस टाइम पे भी थी और आज भी है और कहीं ना कहीं उसका सोल्यूशन भी हिस्ट्री ही देता है, जैसा आपने अभी कहा ना। जी, तो कोई ऐसा एग्जाम्पल आप बता सकते हैं मुझे? सर मैं समझता हूँ कि जो जाति प्रथा की समस्या है वो हिस्ट्री में पहले भी रही है। जो जाति प्रथा की समस्या है कि जो तथाकथित उच्च जाति निम्न जाति में हमारा समाज वर्गीकृत है, तो आप देखें कि वो समस्या अभी भी कंटिन्यू है। वो अलग फॉर्म में है लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं वो बरकरार है। तो वो इतिहास में इस भी बताता है कि जैसे जैसे उसमें सुधार होगा वैसे वैसे समाज की प्रगति होगी। ठीक है, तो आप तो कह रहे हैं कि पहले भी थी, हज़ारों साल पहले भी थी और आज भी है। हाँ। तो समस्या तो आपने हिस्ट्री में देख ली, रिलेट कर लिया आपने। जी, सोल्यूशन कहाँ मिलेगा इसका? हिस्ट्री में कहीं पे सोल्यूशन है? सॉल्यूशन इसका सर आप देखें तो वैदिक पीरियड में जाति प्रथा नहीं थी उस तरह से। और मैं ख्याल नहीं कर पा रहा हूँ सर सॉल्यूशन अभी। जो बड़े बड़े चिंतक हैं जैसे राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या जो बाबा भीमराव अम्बेडकर, इन लोगों ने अपने लिटरेचर के थ्रू समझाने की कोशिश की है कि अगर हम जाति प्रथा को अगर हम ख़त्म करते हैं
या किसी भी आधार पे भेदभाव को खत्म करते हैं समाज से, तो उसके क्या क्या सकारात्मक परिणाम होंगे, तो वो लिटरेचर के थ्रू हम मैसेज पास सकते हैं। वैसे ख्याल नहीं आ रहा है कि कहीं पे कम्प्लीटली एनाहिलेट कर दिया गया हो इन प्रॉब्लम्स को। ठीक है। और क्रिकेट एंड पॉडकास्ट आपने हॉबीज़ में लिखी होती है। जी जी। क्या होता है पॉडकास्ट? सर पॉडकास्ट दो शब्दों से मिलकर बना है, एक आईपॉड का पॉड और टेलीकास्ट का कास्ट, पॉडकास्ट। तो शुरुआती समय में जो ऑडियो फाइल इंटरनेट पे होता था और वो जो लोग डाउनलोड करके उसको सुनते थे ऑडियो फाइल को, उसको पॉडकास्ट कह दिया जाता था। लेकिन अभी के समय में लूजली यूज होता है कि दो लोग जब भी कन्वर्सेशन कर रहे हों आपस में और किसी एक टॉपिक पे, और तो उसी को पॉडकास्ट कर दिया जाता है। तो पॉडकास्टिंग में दो लोगों का इन्वॉल्वमेंट ही होना चाहिए? नहीं, पॉडकास्टिंग में 4-5 लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, 10 लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, बट यूजुअली 2-3 लोग इन्वॉल्व होते हैं और किसी एक ही टॉपिक पे गहन रूप से चर्चा की जाती है, संपूर्ण रूप से चर्चा की जाती है ना? यानी ये एक डिस्कशन का मैटर होता है, मुद्दा होता है ना? और ये लाइव होता है? ये सर लाइव भी हो सकता है या रिकॉर्ड करके भी आप अपने चैनल पे डाल सकते हैं, यूट्यूब चैनल पे। पहले ये ऑडियो फाइल ही होता था, बट अब ये वीडियो फॉर्मेट में भी उपलब्ध होता है। अब वो लूजली, वो लिटरल टर्म में यूज नहीं होता पॉडकास्ट, अब वो शब्द चल पड़ा है कि मतलब जहाँ भी कन्वर्सेशन हो रहा है किसी एक टॉपिक पे, तो उसको पॉडकास्ट कर दिया जाता है। उस टॉपिक में एक इंसान भी रह सकता है, कोई एक इंसान भी अपने आइडियाज़ को दे सकता है? बिल्कुल कर सकता है सर, संपूर्णता से। ठीक है। क्या बेनिफिट मिलता है आपको इस हॉबी से? सर पॉडकास्ट एक तो काफ़ी सूदिंग होता है, उसमें जो लोग पॉडकास्टर्स होते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि ऑडियो क्वालिटी काफ़ी सूदिंग रखा जाए, तो उसे एक मेडिटेटिव वो थेराप्यूटिक प्रभाव मेरे पे होता है, और साथ में नॉलेज भी इनरिच होता है डिफरेंट टॉपिक पे, और मुझे लगता है कि एक कंस्ट्रक्टिव हॉबी है, तो मुझे अच्छा लगता है सर उससे। ओके। और फिर एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं पे आप अपनी इस हॉबी का यूज़ देखते हैं? सर मेरी जो बहुत सारी नॉलेज है जो सिलेबस है सिविल सर्विसेज का, उसके अलावा जो मेरे नॉलेजेस हैं बहुत सारी चीज़ों पे, जैसे तो वो सब मैंने पॉडकास्ट से ही सुना समझा है, जैसे कि टेक्नोलॉजी कैसे कैसे दुनिया में तरक्की हो रही है, या जो भी तकनीक आगे आ रहे हैं उसके क्या क्या लूप होल्स हैं, आगे जा करके वो क्या क्या समस्याएं क्रिएट कर सकते हैं, या सिनेमा की दुनिया कैसे आगे बढ़ रही है, या खेल की दुनिया कैसे आगे बढ़ रही है, या युवा कैसे सोशल मीडिया पे अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। तो ये तमाम जानकारी मुझे पॉडकास्ट के थ्रू ही मिली है, तो इन जानकारियों का निश्चित रूप से सिविल सेवा में मैं यूज करूँगा सर। ओके सर। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट हिंदी लिटरेचर है जी। हम 2 पंक्ति बोलेंगे, जी। आपको बताना है कि किसकी रचना है। जी जी। ना वह मिला न बेहरा, अहिस रहा भरपूर, दृष्टवंत का नियर है, अंधमूर्ख का दूर। सर मैं ये नहीं मुझे पता है, लेकिन आप अगर अनुमति दें तो मैं गेस कर सकता हूँ। करिए। सर ये कबीर की पंक्ति है। दिनकर जी के कोई काव्य पढ़े हैं? जी, दिनकर जी का कुरुक्षेत्र पढ़ा हूँ और रश्मि रथी की कुछ पंक्तियाँ जानता हूँ। अपने किस काव्य में जाति व्यवस्था के विरुद्ध में उन्होंने लिखा है? रश्मि रथी में उन्होंने जाति प्रथा को लतार लगाया है। क्या, कैसे लतार लगाया? वो एग्जैक्ट पंक्ति में नहीं याद कर पा रहा हूँ सर अभी, बट रश्मि रथी जाति का जो कर्ण कहता है, जाति का क्या कहता है, प्रमाण क्या देता है, कैसे जाति पहचानेंगे? दिनकर कैसे कहते हैं कि जाति कैसे पहचानेंगे? हाँ, उसी के थ्रू कह रहे हैं। दिनकर जी अपने से थोड़े बोलेंगे, किसी पात्र से कहवाया जाता है, तो जो पात्र कर्ण था वो किसी चीज को बताता है कि ये जाति है, तो उसका क्या सिंबल क्या देता है? सर मैं रश्मि रथी गहन रूप से नहीं पढ़ा हूँ, माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा गेस करता हूँ मैं कि जो कर्मठता और जो आपका जो विचार है, आपका जो ज्ञान है और आपका जो सोच है, शायद वो जाति वहाँ पे जाति का आधार वो मानते होंगे। जाति बिगर पर्सपेक्टिव में कि व्यक्तिगत गुण के आधार पे हो। सिर्फ रामधारी सिंह दिनकर ने कर्ण से क्या कहवाया जाति के प्रश्न में, कैसे जाति पहचानेंगे? ये मैं सॉरी सर नहीं जानता। साहित्य अकादमी अवार्ड पिछला किसको मिला है?
साहित्य अकादमी अवार्ड अभी मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, मैं पढ़ा हूँ सर लेकिन अभी दिमाग में नहीं आ रहा है। तुलसीदास जी ने कुछ पंक्ति विवादित लिखा है, जी। ऐसा लोग कहते हैं। जी जी। तो कौन सी विवादित पंक्ति है जिसके बारे में इतना हो हल्ला मचा हुआ है? सर उनके कबीर तुलसीदास जी की जो दो प्रकार की रचनाएं हैं, दो प्रकार की जो पंक्तियां हैं, उस पर काफ़ी विवाद है। एक वो तथाकथित निम्न जातियों पे है, जहाँ पे वो बोलते हैं ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल तारना के अधिकारी, और इसी पंक्ति में नारी के प्रति भी जो है, और एक उनकी पंक्ति है पूजिए विप्र सकल गुणहीना शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा, कि अगर कोई विप्र है ब्राह्मण है तो अगर वो गुणहीन भी हैं तो उनकी पूजा होनी चाहिए, लेकिन जो शूद्र हैं वो अगर गुणवान भी हैं तो उनकी पूजा नहीं होनी चाहिए। पद्मावत किसने लिखा? मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है मैम। पहला जो पंक्ति हम बताए थे उसका रचयिता कौन है? कुछ तो खुद बताया नहीं आप। पहली पंक्ति जो आपने बताया था सर, मैंने गेस किया था कबीर, लेकिन कंफर्म नहीं मुझे पता है। हिस्ट्री आपका ग्रेजुएशन है, पीजी भी किया है क्या इसमें? नहीं, मैंने हिंदी लिटरेचर से पीजी किया है सर। अच्छा, हिंदी लिटरेचर से किया है जी। तो निर्मला किसका उपन्यास है लिखा हुआ है? जी, निर्मला प्रेमचंद जी का लिखा हुआ है। इसमें समाज की किन कुरीतियों की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है? एक तो निर्मला में वेश्यावृत्ति की चर्चा है, और अभी मैं यही ख्याल कर पा रहा हूँ सर। गोदान में? गोदान प्रेमचंद की ऐसी रचना है जिसमें कि उन्होंने अपने तमाम पूर्व के उपन्यासों की समस्याओं को समेट लिया है। उसमें कृषक ऋण की समस्या है, विधवा। अंत में किस समस्या के बारे में बता रहे हैं वो? जो सबसे अंत में समस्या है वो गरीबी की, किसानों की गरीबी की समस्या के बारे में बताया गया है कि किसान इतने गरीब कोई कर्मकांड से संबंधित जी है जी क्या? जी, गोदान से संबंधित है कि जीते जी जो गाय नहीं पाल पाया, लास्ट में मरने के बाद कहा जा रहा है कि आप गोदान करा लो। तो इस कर्मकांड को समाप्त करने के लिए कोई व्यवस्था समाज में सुधार किया गया है क्या? ये को अभी जो परंपरा है गोदान की परंपरा, उसको हाँ, लेके हाँ। सर अभी जो ये कर्मकांड के विरुद्ध में क्या समाज में जागृति पैदा किया गया? अभी सर जो प्रगतिशील लोग हैं, जो शिक्षित लोग हैं, नहीं, हम सब उसके अगेंस्ट में जो संस्था खड़ा किया गया उसके बारे में पूछ रहे हैं। एक तो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति है नागपुर में वो, और साथ में बहुत सारे जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंस्टीट्यूशन है, तो वो सब मैं तो समझता आज समाज किस बात का डील करता है? आज समाज जो बनाया गया जी जी। तो उसमें क्या कर्मकांड किया जाता है? नहीं, आर्य समाज सर वेदों को फॉलो करता है और वेदों में कर्मकांड की उतनी अहमियत नहीं है, इसलिए आर्य समाज कर्मकांडों को कम मानता है। सेंगोल क्या है? सेंगोल सर एक चोल साम्राज्य के समय एक प्रतीक था कि जब एक राजा दूसरे राजा को देते थे, जब उनका सत्तारोहण होता था दूसरे राजा का, तो वो माउंटबेटन जी ने नेहरू जी को दिया था जब भारत आज़ाद हुआ था। उसको अभी प्रतिस्थापित किया गया है संसद भवन में, लोकसभा स्पीकर के चेयर के पास। सेंगोल के ऊपर क्या बना हुआ है? उस पे नंदी बैल बना हुआ है सर, जो शिव जी का सवारी माना जाता है। किस राजा के यहाँ से इसका ट्रांसफर हुआ है? ये चोल राजाओं का चोल राजा। माना जाता था। उस समय दिल्ली में किसका शासन था? जब चोल राजा थे तो उस समय दिल्ली में सल्तनत काल जो हो रहा होगा सर, चल रहा होगा। क्रिकेट हॉबीज है आपका? जी 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 सर। तो पहला वर्ल्ड कप जब जीता था इंडिया, जी तो इंडिया और किसके बीच में मैच हुआ था? सर 1983 में वो मैच हुआ था, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज का कैप्टन कौन था? उसमें वेस्ट इंडीज के कप्तान थे क्लाइव लॉयड। माइकल होल्डिंग कहाँ के? वो वेस्ट इंडीज के ही पेस बॉलर थे सर। किस मैच में खेले थे? उसमें खेले थे क्या? माइकल होल्डिंग हाँ उस मैच में थे। और दूसरा कौन बॉलर था? उस समय के बॉलर माइकल होल्डिंग काफ़ी बड़े बॉलर थे। उनके साथ कौन देता था बॉलर? जोएल गार्डनर, एंडी रॉबर्ट्स, ये लोग उनके बड़े प्लेयर थे। कर्ट, और यही अभी याद आ रहा है। बॉब विलिस कहाँ के प्लेयर थे? बॉब विलिस पुराने समय के प्लेयर थे जो इंग्लैंड के पेस बॉलर थे, बहुत ही ख्याति लब थे। रॉडनी मार्श? रॉडनी मार्श ऑस्ट्रेलिया के पेस बॉलर थे सर। कैरी पैकर का योगदान क्या है क्रिकेट में? कैरी पेकर सर वो सबसे पहले ऐसे प्लेयर थे, सबसे पहले ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर थे जिन्होंने कि रंगीन कपड़ों के साथ और ओडीआई क्रिकेट की शुरुआत करवाई थी। तो इनका क्रिकेट से संबंध था कि किसी और चीज़ से संबंध था? सॉरी सर, ये मैं नहीं जानता हूँ, मुझे लगता है शायद एडमिनिस्ट्रेटर थे वो, क्रिकेटर नहीं थे। श्योर नहीं हूँ सर, सॉरी।
रमन, जी अभी आप पॉडकास्ट के बारे में बता रहे थे। जी जी। पॉडकास्ट और इंटरव्यू में क्या डिफरेंस है? सर इंटरव्यू में जो प्रश्न पूछने वाले होते हैं उनका महत्व सिर्फ प्रश्न पूछने तक ही होता है, बाकी सारा महत्व होता है जो आंसर दे रहा है, उनका क्या ओपिनियन है डिफरेंट मुद्दों पे, ये सबसे ज़्यादा पॉडकास्ट में क्या है? जी। एंड पॉडकास्ट में क्या है? और पॉडकास्ट में होता है कि जितने भी लोग बैठे हुए हैं, 2 लोग 3 लोग, उन सब की ओपिनियंस एक समान होती है और किसी एक मुद्दे पे चर्चा किया जाता एक मुद्दे है। पर। इंटरव्यू में कोई किसी जिनका इंटरव्यू लिया जा रहा है उनसे 100 सवाल पूछे जा सकते हैं जो 100 मुद्दों पे हो। ये ग्रुप डिस्कशन जैसा हम कह सकते हैं क्या? जी किसी जी भी जी, मुद्दे पर? ग्रुप डिस्कशन जैसा ही पॉडकास्ट है और किसी एक मुद्दे पे कंप्लीट डिस्कशन। कुछ बेस्ट प्लेटफॉर्म बताइए जहाँ पर पॉडकास्ट जो है देखा जा सकता है। जैसे एक तो स्पॉटिफाई पे आप सुन सकते हैं सर, बहुत सारे Spotify, जी। yes. और यूट्यूब पे चूंकि अब वो लिटरल मीनिंग नहीं रहा कि सिर्फ ऑडियो फाइल होता है, वीडियो फाइल भी देख सकते हैं, तो यूट्यूब पे भी कई सारे चैनल हैं जैसे फिगरिंग आउट विथ राज समानी, द रणवीर शो, दोस्त कास्ट और जो रोगन एक्सपीरियंस, टीम फेरी ये शो। सारे यूट्यूब के पॉडकास्ट जी 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 अभी हाल ही में आपने क्रिकेट हॉबी लिखा हुआ है जी। अभी हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आज तक का एक सबसे बड़ा टैक्स क्लेम जो है किसी एक ऑनलाइन कंपनी के ऊपर जो है इम्पोज किया है। कौन सी कंपनी के ऊपर, कौन सा एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है जिसपे शायद 40,000 करोड़ रुपए का टैक्स ना भुगतान करने की नोटिस जारी की गई है? हाँ सॉरी सर, ये मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन अगर गेस करने की अनुमति दें तो मैं ड्रीम 11। ड्रीम 11, यस, ड्रीम 11 सही है ये। थैंक यू सर। ये बताइए जो ड्रीम 11 है, माई सर्कल जैसे ये एप्लीकेशन जो चल रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि आज का जो युवा है वो क्रिकेट देखने से ज़्यादा वो इन एप्लीकेशन के थ्रू जो है ये जो बेटिंग का काम कर रहे हैं उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है। ये कहाँ तक सही है? सर मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे कि बहुत सारे जो युवा जो क्रिकेट आज देखना शुरू किए हैं उनका क्रिकेट में ज़्यादा रुचि नहीं है, वो क्रिकेट का बेसिक चीज़ें भी नहीं जानते, लेकिन उनको एक तो सर ये नशा जैसा है कि इवेंचुअली कोई जीत नहीं पाता इस पे, जितना पैसे आप जीतेंगे फिर इवेंचुअली वो खत्म ही हो जाता है। तो मैं इसको एक नशा के रूप में देखता हूँ और मैं समझता हूँ कि इसे कहीं ना कहीं वो कंपनियां धनी हो रही हैं, युवाओं को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, उनका बस समय बर्बाद हो रहा है। सरकार का कोई फ़ायदा इसमें? सरकार टैक्सेस ले रही हैं और टैक्स सरकार को मिल रहा है, तो सरकार बस यही फ़ायदा है कि उनको रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। क्या ये मतलब इन फ्यूचर बैन होने की क्या कोई संभावना है? सर गवर्नमेंट को फ़ायदा मिल रहा है और ये सर नशा के जैसा है कि अगर गवर्नमेंट बैन करे तो अच्छी बात है, बट मुझे लगता है कि जब तक रेवेन्यू जनरेट हो रही है तो कई दफ़ा गवर्नमेंट भी सोचती है कि बेटिंग पर टैक्स कितना है? ये अगेन मैं गेस अगर करने की अनुमति दें तो मैं सर 28%। ओके। बिहार की जीडीपी की जब हम बात करते हैं जी तो पिछले इकोनॉमिक सर्वे में ऐसा देखा गया कि फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट जो है के रूप में बिहार उभर रहा है। जी जी। इसके बावजूद भी बिहार के साथ पिछड़ेपन की समस्या लगातार बनी हुई है, जी, टैग जी। लगा हुआ है कि पिछड़ेपन का शिकार है। जी जी। ऐसा क्यों है? सर ये बिहार की जो जीडीपी है अभी है वो पिछले 2021-22 के आधार पे 6.7 लाख करोड़ है, तो चूंकि हम लोगों का बेस काफ़ी कम है 6.75 लाख करोड़, तो हमारा प्रोग्रेस ही बहुत ज़्यादा दिखता है जब हम ग्रो करते हैं तो 10.98%। अभी ये प्रोजेक्ट किया गया है कि अगले साल 15.34% के दर से बढ़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारा ग्रोथ है सर वो बहुत ग्रोथ ज़्यादा होने के बावजूद भी जीडीपी जो पर कैपिटा है वो उतना ज़्यादा नहीं है। साथ में कंट्रीब्यूशन बता सकते हैं कि आप जीडीपी में कंट्रीब्यूशन क्या है बिहार इकोनॉमी का? किन क्षेत्रों का क्या कंट्रीब्यूशन? एग्रीकल्चर सेक्टर का 18% है और 20% एग्रीकल्चर सेक्टर का है, 18% औद्योगिक सेक्टर का है और 61% के आसपास सेवा सेक्टर सेवा क्षेत्र का। सबसे कम किसका है? सबसे कम औद्योगिक क्षेत्र का है। ऐसा क्या रीज़न है बिहार में औद्योगिक क्षेत्र बहुत ज़्यादा? एक तो सर ऐतिहासिक कारक हम मानते हैं इसके पीछे कि जो अंग्रेज़ों की जो पॉलिसी थी कि हम प्राथमिक क्षेत्र से सीधे तृतीयक क्षेत्र में चले गए, तो उसका कारण है। फिर एक जो हम बोलते हैं वो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो पॉलिसी थी फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी, बट ये सब पुराने कारण है। नए कारण ये है कि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ कानून व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा। फिर कहीं कानून व्यवस्था अगर बेहतर हो तो इन्वेस्टमेंट आ सकता है। कानून व्यवस्था बेहतर हो और जो प्रक्रियाएं हैं बिजनेस स्थापित करने की, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहते हैं, वो दोनों अच्छा हो तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट आएगा सर।
और कोई तरीका बताइए जिससे बिहार सरकार जो है अन्य राज्यों से या विदेशों से निवेश आकर्षित करे। ऐसा क्या प्लेटफॉर्म जो है प्रस्तुत करें जिससे हम निवेश को आकर्षित कर पाएं, क्योंकि अन्य कई सारे राज्य जो है अपने स्तर पर जाकर के विदेशों से या अन्य राज्यों से निवेश की बात कर रहे हैं। बगल में आप यूपी देखेंगे, जी जी, तो आप देखेंगे यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं वो लगातार सबमिट करते रहते हैं अन्य स्टेट में जाकर के कि यूपी में निवेश किया जाए। बिहार में ऐसा क्या प्लेटफॉर्म तय करे कि बिहार में निवेश आए? बिहार में सर एक तो कि इन्वेस्टर समिट लगातार करवाने की ज़रूरत है, जहाँ पे कि कानून कोई व्यवस्था। रिसेंट बताइए जो अभी हाल ही में इन्वेस्टर समिट हुआ हो बिहार में। ये मैं ख्याल नहीं कर पा रहा हूँ सर। क्या आइडिया नहीं? इन्वेस्टर समिट लगातार कराने की ज़रूरत है, साथ में मैं फिर से बोलूँगा कि कानून व्यवस्था को अच्छी करने की ज़रूरत है। इन्वेस्टर समिट से इन्वेस्टमेंट आ जाएगा? इन्वेस्टर समिट जब आएगा और आप उनको बताएंगे कि हम टैक्स में आपको छूट दे रहे हैं, प्लग एंड प्ले मॉडल है मेरे यहाँ, और आपको तमाम तरह की सुविधाएं हम दे रहे हैं, तो आ सकता है सर, वो धीरे धीरे आ सकता है। ई गवर्नेंस का क्या फायदा है बिहार सरकार को? सर ई गवर्नेंस को इम्प्लीमेंट करें तो राजस्व पे खास करके बताइए, क्या राजस्व से संबंधित कोई फायदा है क्या? सर ई गवर्नेंस निश्चित रूप से फायदा करेगा। एक तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ई गवर्नेंस। जो चीज़ें डिजिटलीकृत हो जाएंगी तो जो लाल फीताशाही है वो थोड़ा कम होगा, तो कोई भी कंपनी चाहेगी कि अगर बिजनेस स्थापित करना और साथ में बिजनेस को बाहर ले जाना। राज्य सरकार के राजस्व पर बताइए क्या प्रभाव पड़ेगा? सर जब डिजिटलीकृत हो जाती है चीज़ें तो थोड़ा मतलब टैक्स कलेक्शन बेहतर हो जाता है गवर्नमेंट का। टैक्स कलेक्शन बेहतर हो जाएगा। और जनता को क्या फायदा होगा इससे? जनता के लिए लाइन में उनको लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी कार्य घर से ही कर सकते हैं। इसमें बाधाएं क्या हैं? बाधाएं सर अभी ये है कि कहीं ना कहीं जनता जागरूक नहीं है अभी डिजिटल टेक्नोलॉजी के प्रति, और साथ में आंग्ल भाषा एक बहुत बड़ी बाधा है। लोगों के पास हार्डवेयर नहीं है, मोबाइल और कंप्यूटर तक पहुंच नहीं है उनकी, तो ये सब बाधाएं हैं अभी। ओके, वेट कर लीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। फर्स्ट टाइम है आपका इंटरव्यू? जी जी और सर। अटेम्प्ट भी आपका फर्स्ट है ये? नहीं, अटेम्प्ट इससे पहले ही मैंने लिया हुआ है सर। ठीक है, यानी इस बार आप इंटरव्यू तक पहुँचे। जी। और आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किस ईयर में किया था? पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने सर 2016 में पूरा किया था। उसको आपने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है? मैं सोच रहा हूँ सर कि मैं शायद मेंशन छोड़ देता हूँ उसको, क्योंकि इंटरव्यू बोर्ड में मेरी हिंदी की जो नॉलेज है वो बस सिलेबस तक ही सीमित है। हाँ ठीक है, ये डिसीजन आपका है, बट वो आपके फेवर में भी जा सकता है, बिकॉज कुछ ना कुछ वो जो लंबा जी, गैप है उसको वो फिल कर देगा बीच में, जी। है ना? तो ये आपका डिसीजन है। कुछ बेसिक्स हैं। पहले तो सिटिंग पोजीशन ये इम्प्रॉपर है ना? आप अच्छे से बैठेंगे। हाँ ये है, थोड़ा सा हैंड्स को नहीं, हैंड्स को थोड़ा और पीछे ले जाएंगे। हाँ हाँ ठीक है, उतना पीछे नहीं, थोड़ा सा। हाँ ये प्रॉपर पोजीशन है ना? लेग्स को थोड़ा सा क्लोज कर सकते हैं आप। नहीं नीचे नहीं, ना नीज के पास। हाँ ये है। और जब हम सूट पहनते हैं ना तो बैठने के समय उसे अनबटन करते हैं। जी। आप अभी भी आपने बटन लगाया हुआ है। मैं पहली बार सूट पहन रहा हूँ सर, तो मुझे आइडिया नहीं था। ठीक है ना? तो स्टैंडिंग पोजीशन में हम बटन को कैरी करते हैं, बट जब हम बैठते हैं तो ये आप देखो कंफर्ट लेवल भी आपको देता है जी बैठने में, तो जी। इसलिए ये कहा जाता है। तो हैंड पोजीशन है, सिटिंग है। आपने जब एंट्री की तो फिर आपने ग्रीट नहीं किया किसी को, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग जो कि आपको बोलना चाहिए था, है ना? वो नहीं किया। और तो इसका ध्यान रखना है। बिल्कुल सर। एंट्री प्रॉपर, ग्रीटिंग्स क्लियर, ये नहीं कि हाफ हार्टेड लगे, बिल्कुल क्लियर बोल्ड साउंड में होना चाहिए। और फिर प्रॉपर सिटिंग पोजीशन, है ना? जो अभी मैंने बताया ये। फिर जो गैप हो गया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे होंगे, यहाँ भी हुए थे, तो उसको आप जहाँ तक फिल कर सकते हो कर लेना, है ना? और बीच में अगर कुछ आपके साथ प्रॉब्लम आया है तो वो भी आप क्लियरली मेंशन कर देना, है ना? तो और ऐसा आपके आंसर में फाइनली ऐसा लगना चाहिए कि क्रिएटिविटी या फाइटिंग स्पिरिट, यानी कहीं पे डाउन होके मैं फिर से उठ सकता हूँ, ये चीज़ वहाँ पे आनी चाहिए, है ना? जो कि आपने बीच में बोला भी है। तो इन चीज़ों को देखना है। नॉलेज वाइज ठीक है आप, थोड़ा सा वो हिंदी का जो सर का पार्ट था, दिनकर जी और रश्मिरा थी, वहाँ पे आप थोड़ा सा लैग किया। रेस्ट ठीक है। आप जो भी इंफॉर्मेशंस आपने प्रोवाइड किए हैं उस पर और अच्छे से वर्क करते रहिए। फिर हम लोग नेक्स्ट में देख रहे। कब है आपका? 9th को ही है सर, फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट। अच्छा 9th को ही है।
अच्छा, तो अभी तक लगता है आप पीटी वगैरह की प्रिपरेशन में लगे हुए जी, थे जी। क्या? ओके, ठीक है, ऐसे आपके चांसेस अच्छे हैं, आपकी प्रिपरेशन ठीक है, उसको और भी ज़्यादा आप पॉलिश कर लेंगे। वो जो जुराब जो पहने हुए हैं उसको हाँ, थोड़ा सा लंबा वो पहनिए। रेगुलर होगा, नीचे ये चला short गया है, बहुत नीचे चला गया है, अच्छा, वो पहन लूँगा। हाँ रेगुलर। थोड़ा लंबा वाला दिखना नहीं चाहिए। दिख रहा है नीचे पैर वगैरह सब। तो देखिए जैसे सूट पहने हुए तो एकदम प्रॉपर होना चाहिए ना, नीचे से ऊपर तक। ऐसे थोड़ा हिंदी पे जिस किताब का नाम लीजिएगा उस किताब का जानकारी पूरा होना चाहिए आपको। ऐसा नहीं कि एकदम आधा अधूरा जिसका जानकारी है उसी के बारे में बोल दीजिए, जी। उस पर क्वेश्चन कर सकता है। क्योंकि हिंदी लिटरेचर आपका दोनों जगह पर है, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दे करके इसको ब्रशअप कर दीजिएगा और जैसे ठीक है आपका। बेहतर पॉसिबिलिटी है ना, थोड़ा सा अपने आप को हाँ। पुशअप कर लीजिए, एक बेहतर पॉसिबिलिटी। बहुत अच्छी चांस है। बहुत अच्छा चांस है। थैंक यू सो मच।